Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about dynastic politics in India. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. ब्रीफली समझते हैं क्या होता है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे पॉलिटिकल पावर या लीडरशिप पोजीशन रिमेन्स कन्फाइंड विद इन अ फैमिली इटसेल्फ। पहले पिताजी थे पार्टी के लीडर और बाद में उन्होंने अपने बच्चों को उस पार्टी का लीडर बना दिया। तो इस तरीके का जब सिस्टम फॉलो होता है किसी पार्टी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तो हम कहते हैं कि वहां पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स प्रैक्टिस की जा रही है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसे नेहरू गांधी फैमिली में देखा जाता है इन कांग्रेस, अब्दुल्ला फैमिली, करुणानिधि फैमिली इन डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी इन पवार फैमिली। ये सब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल हैं। बट ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ही नहीं। हुआ क्या है कि हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें अलग अलग पार्टियों के अंदर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का कितना इम्पैक्ट है वो डेटा के साथ पब्लिश किया गया है। तो लगभग हर एक पार्टी में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट देखने को मिला है। बात की जाए तो भारत में ओवरऑल लगभग 5300 लेजिस्लेटर्स हैं, पार्लियामेंट से लेकर के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकर के लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल काउंसिल्स एज वेल एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की अगर बात कर ली जाए तो टोटल 5300 लेजिस्लेटर्स हैं। उनमें से 22% लेजिस्लेटर्स ऐसे हैं जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं। मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनके पहले पिताजी या कोई और पॉलिटिक्स में थे और उनके कारण दे हैव नाउ बीन एबल टू गेट इलेक्टेड। तो 22% लगभग लगभग ऑन एन एवरेज ओवरऑल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। देर आर 989 फैमिलीज और उन 989 फैमिलीज से लगभग 1174 political leaders या political dynasts are those who are currently acting as legislators at different level। और लगभग हर एक पार्टी में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, चाहे वो करेंटली रूलिंग पार्टी ही क्यों ना हो। कांग्रेस पार्टी में तो है ही हैं, उनके फेस राहुल गांधी ही और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है। तो ये है डेटा, आप इस पे भी एक बार नज़र दौड़ा सकते हैं। एवरी पार्टी मोर और लेस as some impact of dynastic politics in them। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की शुरुआत की बात की जाए कि कैसे शुरुआत हुई, तो उसका कहीं ना कहीं एक रूट कांग्रेस पार्टी से जोड़ करके देखा जा सकता है। राइट आफ्टर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद कुछ दिनों के लिए बने थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और फिर इंदिरा गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी। तो कांग्रेस पार्टी सेट द अर्ली टेम्पलेट फॉर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। तो सेंट्रल लेवल पे नेहरू एंड गांधी फैमिली सेट दैट टेम्पलेट फॉर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। तो फिर स्टेट लेवल पे भी जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे दे डेवलप्ड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एट रीजनल लेवल। फिर बाकी पार्टियों ने भी यही मॉडल कॉपी किया। समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, मुलायम सिंह यादव, उनके बाद अखिलेश यादव। राष्ट्रीय जनता दल की बात कर ली जाए, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, हर जगह आपको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स काफी हद तक देखने को मिलता है। अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्यों कंटिन्यू हो रहा है, आखिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के पीछे का कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है विनेबिलिटी फैक्टर। देखिए, इलेक्शन में हर एक पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। वो उसी बेसिस पे अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स देती है। वो कैंडिडेट्स के मेरिट को कम इंपॉर्टेंस देती हैं, उनके विनेबिलिटी फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जनरली होता क्या है कि एक ऐसा इंसान जो पहले से पॉलिटिक्स में है बिकॉज ऑफ सम अदर मेंबर इन हिज और हर फैमिली, तो उसके नेटवर्क होते हैं। वो 10 20 50 लोगों को जानता है, वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट नेटवर्क, पॉलिटिकल नेटवर्क, दैट
that person had inherited because of someone else in his family in politics beforehand, उसके कारण उस कैंडिडेट की विनेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा हो जाती है इन जनरल। वो पहले से जानता है लोगों को, तो विनेबिलिटी फैक्टर, जीतने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो टिकट्स देती हैं, और इस कारण से ही फिर वो पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मान लीजिए एकदम सेंट्रल हाई कमांड लेवल पे तो सीधा सीधा जैसे फैमिली बिजनेस एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को पास करता है, वैसे ही पार्टी का जो कंट्रोल है वो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को पास कर देता है। हाई कमांड लेवल पे, एकदम सुप्रीम लेवल पे तो ऐसे होता है कि इनके पिताजी राजीव गांधी जी थे, तो अब इनके बच्चे बन जाएंगे पार्टी प्रेसिडेंट, वो ऐसे हो गया मान लीजिए। ये बस समझने के लिए है, आंसर लिखते वक्त किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम आप लिखने से थोड़ा बचिएगा, ठीक है। आप जनरल पार्टियों का नाम लिखेंगे, किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करते हुए नहीं दिखने चाहिए, बट मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। तो हाई कमांड लेवल पे तो ऐसे हो गया, लेकिन लोकल लेवल पे भी क्या होता है कि जैसे पिताजी एमएलए थे, तो बच्चे को जनरली टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पिताजी के साथ वो भी घूमता रहता था इलेक्शन रैलियों में, तो उसका भी नेटवर्क अच्छा हो जाता है। तो इस कारण से उसकी विनेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा हो जाती है, तो पार्टी उसको जनरली टिकट दे देता है कि चलिए पहले आपके पिताजी इस एरिया से एमएलए थे, अब आपको टिकट दे देते हैं। ये दूसरा जो कारण है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के कंटिन्यू होने का, वो पहले कारण से रिलेटेड ही है। दूसरा कारण है पॉलिटिकल कैपिटल। जनरली होता क्या है कि वोटर्स ऑफन एसोसिएट देमसेल्फ विद फैमिली, वो एक ट्रस्ट सा बन जाता है। लोकल लेवल पे भी, सिर्फ मैं गांधी और यादव परिवार ऐसे लेवल पे नहीं कह रहा हूँ, लोकल लेवल पे भी एमएलए या एमपी जिस परिवार से हैं, उन परिवार के लोगों के साथ उनका ट्रस्ट बन जाता है, तो फिर किसी और इंसान को जो उसी परिवार से है उसके वोट पाने की संभावना बढ़ जाती है। तो पॉलिटिकल कैपिटल इज मोर। पॉलिटिकल कैपिटल मींस ट्रस्ट ऑफ द वोटर्स इन अ पर्सन। तो जिस इंसान के अंदर ट्रस्ट ज्यादा होता है उसको कह सकते हैं आप कि उसका पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा है। तो पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा होता है, नेटवर्क अच्छी है, इस कारण से उसकी विनेबिलिटी फैक्टर भी अच्छी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, dynastic politics is persisting because there is a tendency to retain power within the family itself. जो लोग भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, ये सीनियर लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, हाइयर लेवल पे जो हाई कमांड लेवल है, वो चाहता है कि पावर, पार्टी का कंट्रोल हमारे हाथ में बना रहे। उसके लिए वो अपने बाद अपना सक्सेसर अपने परिवार से ही चुनते हैं। पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से कई सारी समस्याएं आती हैं। एक तरीके से पॉलिटिकल मोनोपोली क्रिएट हो रही है फ्यू फैमिलीज इन द कंट्री। नाम का डेमोक्रेसी है, बट आम जनता के लिए देर इज इन जनरल नो पॉसिबिलिटी टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। क्योंकि आप जहाँ पे भी टिकट के लिए जाएंगे, मान लीजिए कि इलेक्शन होने वाला है, तो आप टिकट के लिए जाएंगे कि सर मुझे टिकट दीजिए, मैं इस एरिया से इतने साल से आम जनता की सेवा कर रहा हूँ। आप टिकट मांगने जाएंगे, आपको टिकट मिलेगा नहीं, क्योंकि टिकट दिया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। तो एक तरीके से इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, मोनोपोली ऑफ फ्यू फैमिलीज क्रिएट हो रही है। राइट टू इक्वालिटी गारंटेड अंडर आर्टिकल 14 इनडायरेक्टली वायलेट हो रहा है, इम्प्लिसिटली वायलेट हो रहा है। ऐसा सीधा सीधा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कह सकते आप, लेकिन इनडायरेक्टली आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, स्पेशली पॉलिटिकल इक्वालिटी वायलेट हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। लोग वोट मांगने जाते हैं नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, बट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर फैमिली, कि मैं इस परिवार से हूँ, मुझे आप वोट दीजिए, मेरे पिताजी ये थे, मेरे दादाजी ये थे। उससे जनता को क्या मतलब होना चाहिए? लेकिन लोग उसी ग्राउंड पे वोट मांगते हैं, अपनी आंसरेबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी को वो फेस नहीं करते हैं। इट वीकेंस इंटरनल डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। पार्टी को पता होता है कि भाई अब इसके बाद अगले लीडर तो इनके बच्चे ही बनेंगे। पार्टी के अंदर भी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भी तो बनी रहनी चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई भी फैसले राय विचार करके होने चाहिए अमंग्स द पार्टी मेंबर्स। लेकिन जब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाती है। रेस्ट्रिक्ट्स मेरिट बेस्ड एंट्री इनटू पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, जैसा कि हमने पहले बात की। और पॉलिटिक्स भी एक तरीके से हेरिडेटरी पोजीशन बन जाता है। जैसे बिजनेस में होता है, वैसे ही एक तरीके से नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स है ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। तो ये सब तो तमाम क्रिटिसिज्म है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के, बट कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है
कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से फायदा भी होता है। कैसे? उनका मानना है कि यंग एज से ही कुछ लोगों को पॉलिटिक्स का एक्सपोजर मिल जाता है, सो दे बिकम मोर ट्रेन्ड, equipped to understand the nuances of governance and polity. So they emerge to be a better leader. कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इंदिरा गांधी के अंदर जो पॉलिटिकल एक्यूमेन था, स्किल था, देखिए इंदिरा गांधी जी के टाइम में बहुत सारी बुरी चीजें भी हुई हैं, नो वन कैन डिनाई दैट। Emergency she imposed, which is considered as dark spot on Indian democracy. No one can deny that. But इंदिरा गांधी जी ने कई सारे ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं जो भारत के लिए आज तक एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन कहा जा सकता है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर ली जाए, या उनके ही प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ा गया, जिससे पाकिस्तान को हमने काफ़ी हद तक वीकेन कर दिया। अदरवाइज दोनों साइड से अगर पाकिस्तान आज भी होता, इट कुड हैव बीन थ्रेट फॉर इंडिया। सो इंदिरा गांधी जी के टाइम में कुछ बुरी चीजें भी हुई हैं, बट सी हैड टेकन मेनी सिग्निफिकेंट स्टेप्स दैट हैव सेव्ड डेस्टिनी ऑफ इंडिया फॉर जनरेशंस टू कम। तो कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंदिरा गांधी जी के अंदर ये जो पॉलिटिकल एक्यूमेन या स्किल था, that had developed because she was exposed to that level of political ecosystem right since her young age, क्योंकि उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसे रखने की कोशिश करते हैं फ्यू एक्सपर्ट्स, बट देयर इज नो डाउट दैट द नेगेटिव्स ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ओवरवेज द सो कॉल्ड या पॉसिबल पॉजिटिव्स ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर यूपीएससी में या एपीएससी में मेंस में प्रश्न आने की संभावना हमेशा से ही ज़्यादा है, और इस तरीके का प्रश्न मुझे लगता है आपसे पूछा जा सकता है कि डायनेस्टिक, एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दे देगा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है इट पोजेज ए चैलेंज टू डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देना होगा जितना हो सके। और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट तो है नहीं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताना होगा इफ द क्वेश्चन आस्क यू क्रिटिकली एग्जामिन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डेट to GDP ratio of major economies. Important from our syllabus GS पेपर 3 इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इन जनरल, या इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। अब हम लोग बेसिक इकोनॉमी की क्लास में डेट टू जीडीपी रेशियो का कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करते ही हैं, यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज डेट टू जीडीपी रेशियो। देखिए हर साल जैसे भारत सरकार की बात कर ली जाए तो सरकार जब बजट रखती है तो उसमें वो दो मुख्य बातें बताती हैं कि हमारा इतना एक्सपेंडिचर होने वाला है एंड इतना हमारा रिसीट होने वाला है, इतनी कमाई होने वाली है, इतना खर्च होने वाला है। जो रिसीट होने वाला होता है उससे ज़्यादा ही सरकार इन जनरल खर्च करती है, एंड द डिफरेंस इज मेड थ्रू बोरोइंग, जिसको कहा जाता है उस साल का फिस्कल डेफिसिट। सरकार ज़्यादा इसलिए खर्च करती है इन ऑर्डर टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द पुअर। ये सब बातें तो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। आई जस्ट होप यू आर एबल टू रिकॉल दोज डिस्कशंस फ्रॉम द क्लास। अब हर साल की जो बोरोइंग है यानी कि उस साल का फिस्कल डेफिसिट है वो एक्यूमुलेट होकर के सरकार के ऊपर ओवरऑल डेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहा जाता है पब्लिक डेट। और डेट या पब्लिक डेट जो सरकार के ऊपर ओवरऑल उधार है दैट इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टू जीडीपी। उसी डेट टू जीडीपी रेशियो को हम कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ टोटल डेट ओवर द गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत का मौजूदा जीडीपी जो है वो 300 लाख करोड़ के आसपास है, 300 लाख करोड़, ये रफ नंबर है। और भारत के सरकार के ऊपर जो ओवरऑल उधार है वो 240 लाख करोड़ के आसपास है, 240 लाख करोड़। तो भारत सरकार के लिए डेट टू जीडीपी रेशियो होगा लगभग 80%, 240 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। इस तरीके से डेट टू जीडीपी रेशियो निकाला जाता है। डेट टू जीडीपी रेशियो इज इंडिकेटर ऑफ फिस्कल हेल्थ ऑफ अ कंट्री। अगर डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है इसका मतलब उस देश की सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा उधार है, विच इज नॉट ए गुड साइन
रिगार्डिंग फिजिकल हेल्थ। अगर डेट टू जीडीपी रेशियो कम है तो मतलब इट्स अ गुड साइन कि उस देश की सरकार का फिजिकल हेल्थ अच्छा है। क्योंकि डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, उधार ज्यादा है। उधार ज्यादा है तो उसके लिए आप इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा करोगे। इंटरेस्ट पेमेंट जब ज्यादा करोगे तो इसका मतलब द मनी लेफ्ट विद द गवर्नमेंट टू स्पेंड इन द इकोनॉमी फॉर वेलफेयर एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज विल बी लेस। तो फिर सरकार को उस पर कटबैक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एसेंशियल सर्विसेज विल हैव टू बी कट डाउन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो होता है तो इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होता है। उस हाइयर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी सरकार को बोरो करना पड़ता है। इट क्रिएट्स अ वीसीएस साइकिल ऑफ बोरोइंग, जिसमें इंडिया अभी हाल फिलहाल में थोड़ा फंसा हुआ है पोस्ट पैंडेमिक। ये क्लास में डिस्कशन हमने किया था। आई जस्ट होप यू आर एबल टू रिकॉल। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो पैंडेमिक से पहले लगभग 70% के आसपास था। ड्यूरिंग द पैंडेमिक इट शॉट अप टू 90%। आई होप आपको क्लास डिस्कशन से एनके सिंह पैनल का रिकमेंडेशन भी याद आ रहा होगा कि एनके सिंह पैनल हैड रिकमेंडेड दैट डेट टू जीडीपी रेशियो शुड बी ब्रॉट डाउन बिलो 60%। लेकिन ड्यूरिंग द पैंडेमिक भारत सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा ऑन वेलफेयर इनिशिएटिव्स। पैंडेमिक के दौरान हमारा फिजिकल डेफिसिट पैंडेमिक ईयर में ही हो गया था लगभग 9.5%। दैट इज वाई डेट टू जीडीपी रेशियो वेंट हाई। और उस कारण से फिर इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। इंटरेस्ट पेमेंट जब बढ़ता है तो उसके लिए भी बोरो करना पड़ता है। व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज हाई तो सरकार को फिर इंटरेस्ट सर्विसिंग के लिए यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी और बोरो करना पड़ता है। इससे क्या है कि एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है ऑफ मोर एंड मोर बोरोइंग ईयर आफ्टर ईयर, या मोर एंड मोर फिजिकल डेफिसिट ईयर आफ्टर ईयर। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशंस को झेलना पड़ता है, क्योंकि आने वाली जो सरकारें होंगी उनके ऊपर और ज़्यादा उधार होगा, तो वो सरकारें और ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट के लिए पैसा खर्च करेंगी। तो फिर वो सरकारें वेलफेयर स्कीम्स पे पैसा खर्च नहीं कर पाएंगी एंड कमिंग जनरेशंस विल suffer because of high debt to GDP ratio. One more factor that comes into picture with high debt to GDP ratio, that when government is borrowing more because debt is high, so to pay back the interest government will have to borrow more, so fiscal deficit will be more. And when there is high fiscal deficit, there happens crowd out of private investment, delta capital, न्यू कैपिटल फॉर्मेशन गेट्स रिड्यूस्ड। ये सारी चीजें उन बच्चों को आराम से समझ आ रही होंगी आई होप, जिन्होंने इकोनॉमी की बेसिक क्लासेस की हैं। आई जस्ट होप आप इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो ये बात हो गई इन जनरल डेट टू जीडीपी रेशियो की। अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल इज बेस्ड ऑन आईएमएफ्स रिसेंट रिपोर्ट जिसका नाम है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा है कि बाय द ईयर 2029 ओवरऑल अगर दुनिया की बात की जाए तो ग्लोबल डेट टू जीडीपी रेशियो विल गो अबव 100%। यानी कि ओवरऑल दुनिया का जो जीडीपी होगा एंड ओवरऑल दुनिया की सरकारों के ऊपर जो उधार है उसका जो रेशियो है वो 100% से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जीडीपी से ज्यादा उधार हो जाएगा। साथ ही साथ आईएमएफ ने यह भी कहा है कि हाल फिलहाल में डेट टू जीडीपी रेशियो अक्रॉस द वर्ल्ड इज राइजिंग अप। हर एक देश में लगभग डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है। साल 2025 में डेट टू जीडीपी रेशियो जो है इट इज एट द हाईएस्ट लेवल सिंस 1948। 1940s में राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू डेट टू जीडीपी रेशियो काफी बढ़ा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कई सारी मेजर इकोनॉमीज पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। तो in order to rebuild their economic base, these major economies had to borrow huge amount। और उस कारण से 1940s में, लेट 1940s में डेट टू जीडीपी रेशियो वाज क्वाइट हाई। उस टाइम में वो लगभग 95-96% के आसपास पहुंच गया था। लेकिन तब से लेकर के अब तक फिर डेट टू जीडीपी रेशियो धीरे धीरे घटा था, बट रिसेंट टाइम में वापस से डेट टू जीडीपी रेशियो इज शॉर्टिंग अप। और आईएमएफ कह रहा है कि बाय 2029 डेट टू जीडीपी रेशियो विल बी मोर देन 100%। अगर ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जाए तो उसमें भी अगर मेजर इकोनॉमीज की बात की जाए तो उनके ऊपर डेट टू जीडीपी रेशियो और भी जाता है। जैसे जापान की बात की जाए तो उसके ऊपर डेट टू जीडीपी रेशियो 230% है, यूके के ऊपर 103%, यूएस के ऊपर 125%। जापान के ऊपर डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा मेनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। यूएस के ऊपर डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा था
मेनली आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। उसके बाद अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यूएस की सरकार ने बहुत मैसिव स्केल पे वेलफेयर स्कीम्स लिए थे। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ाया था, जिस कारण से उनका डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा हुआ है। भारत का अगर डेट टू जीडीपी रेशियो की बात की जाए तो इट इज करेंटली एट 81%। और वो पैंडेमिक के टाइम में इट हैड गॉन अप टू 89, बट अब इट इज 81। एंड आईएमएफ के प्रोजेक्शन के हिसाब से इंडिया इज रिकवरिंग और इंडियन इकोनॉमी का डेट टू जीडीपी रेशियो आने वाले टाइम में थोड़ा घटेगा। सो भारत के लिए पॉजिटिव खबर है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में डेट टू जीडीपी रेशियो इज शॉर्टिंग अप। डेट टू जीडीपी रेशियो हाल फिलहाल में क्यों बढ़ रहा है इन जनरल पूरे दुनिया भर में, तो उसके पीछे तीन मुख्य कारण बताए हैं आईएमएफ के इस रिपोर्ट ने। पहला, दुनिया भर में कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं या एटलीस्ट कन्फ्लिक्ट का सिनेरियो बन रहा है। डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं भी हो रहे हैं, येट देर इज अ परसिस्टेंट थ्रेट ऑफ कन्फ्लिक्ट अमंग्स द मेंबर कंट्री, जिस कारण से डिफेंस पे एक्सपेंडिचर लगातार दुनिया की अलग अलग सरकारें बढ़ा रही हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर इज राइजिंग ऑन बोथ साइड्स। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, जिस कारण से सरकारों को वेलफेयर स्कीम्स लाने पड़ रहे हैं, प्लस क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। उसके अलावा न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज स्पेशली एआई, उसमें कोई भी सरकार पीछे रहना नहीं चाहती, कोई भी देश पीछे रहना नहीं चाहता, बट उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे भारत लेकर के आया इंडिया एआई मिशन एंड ऑल, तो उसमें भी खर्च हो रहा है, जिस कारण से डेट टू जीडीपी रेशियो इज इंक्रीजिंग। जब सरकारें ज़्यादा खर्च करेंगी और खर्च करने के लिए जो पैसा है वो उनके रेगुलर इनकम से, टैक्स वगैरह से फुलफिल नहीं हो पाता है, तो फिर वो एक्स्ट्रा खर्च के लिए बोरो करती हैं। दैट बोरोइंग अमाउंट इज शॉर्टिंग अप एंड दैट इज व्हाई डेट टू जीडीपी रेशियो इज राइजिंग। क्राउड आउट जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया क्लास में, याद है? इफ गवर्नमेंट बोरोज मोर फ्रॉम द इकोनॉमी देन लेस मनी विल बी लेफ्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंड दैट लीड्स टू क्राउड आउट। तो उस क्राउड आउट के कॉन्सेप्ट पे, क्राउड आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व has crossed $700 billion mark. This has happened for the first time. अक्टूबर महीने के शुरुआत में ही भारत का फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन पार कर गया था, अब $702 बिलियन हो गया है। इट इज हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व फॉर इंडिया सो फार। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो फॉरेक्स रिजर्व के चार मेन कंपोनेंट होते हैं। अगेन दीज आइडियाज have been well discussed in the class. I hope you are able to recall. चार कंपोनेंट्स में से पहला है फॉरेन करेंसी एसेट। इसके अंतर्गत जो दूसरे देशों की, स्पेशली ऐसे देश जिनकी करेंसी हार्ड करेंसी मानी जाती है, उस करेंसी का रिजर्व मेंटेन करती है आरबीआई, विच इज नोन एज फॉरेन करेंसी एसेट। तो पूरा का पूरा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भारत में आरबीआई मेंटेन करती है। दुनिया के हर एक देश में जो वहाँ की सेंट्रल बैंक होती है वो उनका फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करती है। तो भारत की सेंट्रल बैंक है आरबीआई एंड आरबीआई मेंटेन्स इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व के चार कंपोनेंट में से पहला है फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट में कुछ हार्ड करेंसीज को रखा जाता है विच कुड बी यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो भारत के फॉरेन करेंसी एसेट में मेनली चार करेंसीज हैं, डॉलर, यूरोस, येन एंड पाउंड। उसके अलावा होता है गोल्ड। उसके अलावा दो एंटिटीज और होती हैं, रिजर्व ट्रांच एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। रिजर्व ट्रांच एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोथ आर रिलेटेड विद आईएमएफ। रिजर्व ट्रांच वो पैसा है जो एक देश आईएमएफ को देता है इन फॉर्म ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आईएमएफ। तो रिजर्व ट्रांच का वो पैसा वो मेंबर कंट्री किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकता है इफ इट इज फेसिंग बीओपी क्राइसिस। तो आई होप यू आर एबल टू रिकॉल थिंग्स। आज बहुत सारी चीज़ें बेसिक इकोनॉमी की क्लास के डिस्कस हो रही हैं। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल और नॉट। जैसे भारत ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया आईएमएफ के लिए एज इट्स मेंबरशिप फीस, तो जो भी हार्ड करेंसी के फॉर्म में कंट्रीब्यूशन दिया, दैट मनी इज नोन एज रिजर्व ट्रांच एंड इंडिया कैन टेक इट बैक फ्रॉम आईएमएफ विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट पेइंग एनी फाइन और एनीथिंग इन केस ऑफ बीओपी क्राइसिस इफ इंडिया फेसेस इट। तो वो होता है रिजर्व ट्रांच। तो रिजर्व ट्रांच का पैसा दो इट इज नॉट विथ आरबीआई, इट इज विथ आईएमएफ, येट इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व।
उसके अलावा एक और एंटिटी होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड, बिकॉज इट इज रिलीज्ड बाय आईएमएफ। व्हाइट कलर का डॉक्यूमेंट होता है। इट इज टेक्निकली नॉट ए करेंसी बट ट्रीटेड एज एन इंटरनेशनल करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड अमंग्स द मेंबर कंट्रीज ऑफ आईएमएफ। तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, और इन चारों कंपोनेंट का कलेक्टिव वैल्यू जो है हाल फिलहाल में 700 से ज्यादा, $700 बिलियन से ज्यादा हो गया है। सो इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड माइलस्टोन फॉर इंडियन इकोनॉमी एज पर अ डेटा रिलीज बाय आरबीआई। अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए, किसका सबसे ज्यादा ब्रेकअप की बात की जाए इन चार कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व की, तो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट, लगभग $570 बिलियन के आसपास। दूसरे नंबर पे है गोल्ड, लगभग $108 बिलियन के आसपास। फिर एचडीआर लगभग 18 to 19 बिलियन है, एंड इंडियाज आईएमएफ रिजर्व पोजीशन इज अबाउट $4.62 बिलियन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन है, कम कौन है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू द फोर कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग की बात की जाए तो भारत की रैंक इन हैविंग फॉरेक्स रिजर्व इज फोर्थ। भारत से ज्यादा बस 3 और देश के पास फॉरेक्स रिजर्व हैं, और वो हैं चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ऐसा सवाल यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था, साफ सीधा सीधा। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेविला फोरम ऑफ ऑन डेट। सेविला फोरम ऑन डेट, ये सवाल या ये टॉपिक से सीधा सीधा सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। देखते हैं क्या है ये सेविला फोरम ऑन डेट। ये डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बता दूं कि देखिए, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देते हैं। जैसे जापान ने मान लीजिए लोन दे दिया भारत को, तो इस तरीके से एक बहुत सारा अमाउंट जो है डेवलप कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को लोन के तौर पे दिया हुआ है। हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ इमर्जिंग चैलेंजेस इन फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज या कन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ट्रेड का डिक्लाइन होना बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर अमंग्स द मेजर इकोनॉमीज, तो इस कारण से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सर्विस बैक देयर लोन, यानी कि अपने लोन अमाउंट का इंटरेस्ट चुकाना या प्रिंसिपल अमाउंट को लौटाने में डेवलपिंग कंट्रीज को तकलीफ हो रही है। दे आर नॉट एबल टू, दे आर नॉट इन राइट फिजिकल स्टेट टू रीपे बैक द लोन अमाउंट। तो इसी कारण से फिर डेवलप्ड कंट्रीज ने लेड बाय स्पेन गवर्नमेंट एक फोरम बनाया है, इसका नाम है सेविला फोरम ऑन डेट। दिस फोरम हैज बीन लॉन्च्ड ड्यूरिंग 16th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटैड। अंकटैड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट जो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, उससे एसोसिएटेड है ये अंकटैड। यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है इंटर गवर्नमेंटल, और अंकटैड के अंतर्गत ही एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस कॉन्फ्रेंस में ये सेविला फोरम ऑन डेट इस्टेब्लिश किया डेवलप्ड कंट्रीज ने मिल करके, ताकि जो लोन का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को दिया है लोन, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा रीस्ट्रक्चर किया जाए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज लोन को इजीली रीपे कर पाए। दैट इज द आइडिया ऑफ सेविला फोरम ऑन डेट। तो मैं सिंप्लीफाई कर दूं, डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को लोन दिया है, अब डेवलपिंग कंट्रीज लोन वापस नहीं कर पा रहे, तो डेवलप्ड कंट्रीज लेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म अंडर अंकटैड कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये प्लेटफॉर्म बना है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है सेविला फोरम ऑन डेट। इस प्लेटफॉर्म का मेन काम होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के लीडर्स के साथ, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलेंगे, लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज लोन को रीपे कर पाए। सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक के बेसिस पे बना करके दिया है कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सेविला फोरम ऑन डेट। Please attempt this question and submit the answer in the comment section.
यूएनएससी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट था उसमें सवाल था, उसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ऑफ दिस टर्म 3। यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। शोर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट इसको लेकर के आई है। आरटीजीएस और एनईएफटी अब 24/7 राउंड द ईयर अवेलेबल हैं एज पर आरबीआई ऑर्डर, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा तो गलत है ही क्योंकि कोई चार्जेस भी नहीं लगता, तो करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली। नेली मैसेकर से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि तिवारी कमीशन का रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।